Assalamu alaikum everyone. This is Stan Malik and today's our topic of discussion is a randomized controlled trial. कुछ जनरल जनरल चीज़ें होंगी वो आपको साथ साथ ऑन एन एवरेज बेस बताता जाऊंगा कि भाई नॉर्मली क्या होता है। कॉर्नर स्टोन है हमारे पास रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिगर, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। ये कुछ कॉर्नर स्टोन है, आप इनको इनलिस्ट कर सकते हो। मतलब सिंपली इनलिस्टिंग का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इनकी डिटेल जो है वो डेफिनेटली हमें नीचे मिल जाएगी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बेसिकली ये होता है कि अगर कोई आपने रिसर्च की और आपने उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई की, सेम कंडीशंस में, एग्जैक्टली सेम कंडीशन में, सेम पैरामीटर्स में, सेम वेरिएबल्स के साथ कोई भी दुनिया का और रिसर्चर जो है वो सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्या मतलब है कि जिस तरह अगर मुनीब ने एक रिसर्च करता है, मुनीब जो है वो चिया सीड्स की या ग्रीन टी की ओबेसिटी पे रिसर्च करता है और वो बताता है कि 1 mg या 2 mg चिया सीड्स या जो भी फॉर 10 ग्राम चिया सीड्स इनटेक डेली से जो है वो ओबेसिटी रिड्यूस होती है बाय 1 पैरामीटर अगर 2 माह तक लगे। ठीक है, तो फॉल इफ आई वांट टू डू दिस, तो मैं सेम पैरामीटर्स को सेम स्टडी पॉपुलेशन पे जब अप्लाई करूं तो आई शुड गॉट गेट द सेम रिजल्ट। वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स। तो ये जो सेम रिजल्ट्स आना है ना, ये होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव रिप्रोड्यूसिबिलिटी बेसिकली इस तरह की जा सकती है। हाई मेथोडोलॉजिकल क्वालिटी स्टडी डिजाइन टू मिनिमाइज बाई एज। स्टडी डिजाइन हमने मल्टीपल पढ़े हुए हैं, और मेथोडोलॉजिकल क्वालिटी का मतलब होता है, मेथोडोलॉजिकल क्वालिटी का क्या मतलब है कि जो मेथड इस्तेमाल किया गया है दैट शुड बी हाईली एक्यूरेट, और जो डिज़ाइन फॉलो किया जा रहा है फॉर द स्टडी, उसको जो है वो प्रॉपरली एलेबोरेट किया जाए। यानी आप जो रिसर्च आर्टिकल लिखते हो उसके अंदर प्रॉपरली लिखा हो कि हाउ यू डिड दिस, ठीक है, ताकि अगला बंदा जो कर रहा है वो उसमें कोई गलती ना करे और वो ये ना कह सके कि रिजल्ट सेम नहीं आए। ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंट मेथड एंड रिजल्ट एज आई टोल्ड यू कि जो जो आपने चीज़ की है इट शुड बी मैंशनड। ठीक है, अगर आपने असेसमेंट इनेबल्स असेसमेंट ऑफ मेथड्स एंड रिजल्ट रिजल्ट्स कि आप प्रॉपरली बताओ कि जो मेथड और रिजल्ट्स आए हैं वो उन मतलब वो प्रॉपर पता हो कि आपने किस तरह कौन सा मेथड फॉलो किया और क्या रिजल्ट आए। अलाउ डुप्लीकेशन ऑफ स्टडी एंड री एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। और उसके अलावा आप ये अलाउ करेंगे डेफिनेटली इफ यू अगर रिसर्च आपकी है तो द सेकंड पर्सन जिसको वो सेम काम करना चाह रहा है उसको आपसे परमिशन चाहिए। ठीक है, तो आप अलाउ करें कि वो आपकी स्टडी, कोई भी बंदा जो है दुनिया के अंदर वो आपकी स्टडी को डुप्लीकेट करके रिजल्ट्स को री एनालाइज कर सकता है। ठीक है, जब आप अलाउ कर दोगे और उसके अलावा आपने जो मेथड्स और रिजल्ट्स दिए हैं उनकी कोई भी पर्सन असेसमेंट कर सकता है, तो उस चीज़ से क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी कि आपने कोई भी बायसनेस नहीं की, अपनी मर्जी से रिजल्ट्स को मैनिपुलेट नहीं किया। बायसनेस, बायसनेस क्या होता है कि रिजल्ट्स को जो है वो ऑल्टर करना जब के रिजल्ट्स आ चुके हों। ठीक है, गेटिंग रिजल्ट आउट ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू ओन विल, जैसी मर्जी है वैसे रिजल्ट्स करना। ठीक है, बायसनेस इज हाईएस्ट इन एनिमल स्टडीज देन एक्सपर्ट रिव्यू। ये क्वेश्चन आता होता है, आप स्लाइड्स में जाओगे ना बायसनेस में, ठीक है, तो वहाँ एक pyramid सा बना हुआ है, ट्रायंगल। यू शुड डू दैट, वो एग्जैक्टली वैसे ही आ जाती होती है। एक तो उस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं हमारे लाइक किसकी बायसनेस किससे ज्यादा है। तो आपने इसको एक तरतीब से याद किया होगा, तो यू विल बी एबल के अच्छा, कहते हैं हाईएस्ट बायसनेस कहाँ पे होती है, एनिमल स्टडीज में। ठीक है, उसके बाद एक्सपर्ट रिव्यू में, देन केस रिपोर्ट, देन क्रॉस सेक्शन स्टडी, देन केस कंट्रोल स्टडी, देन कोहॉर्ट, देन नॉन आरसीटी एंड आरसीटी, एंड एट लास्ट डबल ब्लाइंड आरसीटी। तो सबसे कम बायसनेस के चांसेस किसमें हैं, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में। ये सारी डिटेल्स अगर नीचे आएंगी, मैं थोड़ी थोड़ी सी ओवरव्यू बेशक आपको दे दूं। डबल ब्लाइंड आरसीटी आई थिंक नीचे आएंगी, अगर आती हुई तो कर देंगे, नहीं तो एंड पे आके यहीं से मैं आपको इनकी टर्म्स भी बता दूंगा। या यहीं पे बता देते हैं बेसिकली। डबल ब्लाइंड आरसीटी ये होता है कि बेसिकली इसमें दो लोग होते हैं। एक बंदा होता है जो कि तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स को नंबर देता है, ठीक है, कि मतलब वो बताता है इसको ए ट्रीटमेंट मिलेगा, इसको बी मिलेगा। वो ग्रुप दो बना देता है, एक ए ट्रीटमेंट वाले, एक बी वाले। फर्ज कर लें एक ए ट्रीटमेंट में हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, बी में प्लेसिबो, कोई भी नॉन इफेक्ट मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, नॉन इफेक्ट ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू सी के उनमें इफेक्ट आता है या नहीं आता।
अब जिस दो लोग हैं, एक बंदा है जिसने ग्रुप्स में डिवाइड किया है अपनी मर्जी से, तुम ए में तुम बी में, तुम ए में तुम बी में, ठीक है। अब उस इस बंदे को नहीं पता ए में ट्रीटमेंट है या बी में ट्रीटमेंट है, ए में प्लेसिबो है या बी में प्लेसिबो है, किसको प्लेसिबो जाना है, किसको आपका ट्रीटमेंट ड्रग जाना है, ये इस बंदे को नहीं पता। इसने अपनी मर्जी से ए और बी में कर दिया। अब जिस बंदे ने ये डिसाइड करना है कि मतलब मैंने ये करना है कि नहीं करना, मतलब ए ट्रीटमेंट होगा या बी ट्रीटमेंट होगा, या ए प्लेसिबो होगा या बी प्लेसिबो होगा, क्या कंडीशन होगी, तो वो जो डिसाइड कर रहा है उसे ये नहीं पता कि ए के अंदर कौन कौन है, बी के अंदर कौन कौन है, ठीक है। वो वहां पे उसको नहीं पता, तो वो वहां पे बैठ के डिसाइड करेगा कि ए जो है वो इसको मैंने ए को वो कहता है प्लेसिबो, बी को कहता है ट्रीटमेंट। तो अब वो आके दूसरे बंदे को दे देगा। दूसरे वाला बंदा खुद ब खुद, उसे अभी दूसरे को अभी भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सेम तरह की मेडिसिन बनाई होती है उन्होंने, ठीक है। दूसरे वाला जो बंदा है जिसने एलोकेशन की थी ए और बी में लोगों की, उसको अभी भी नहीं पता कि ए वाले को ट्रीटमेंट जा रहा है कि बी वाले को जा रहा है, तो वो मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा और जो है वो उसके बाद जो है वो इफेक्ट देख लेंगे। अब इसमें जो जिसने मेडिसिन बनाई उसको ये नहीं पता भी जा किसको रही है, और जिसने दी है लोगों को उसको ये नहीं पता कि मेडिसिन है किसमें, ठीक है। ये डबल ब्लाइंड होता है। इससे कम होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, सिंगल ब्लाइंड होती है। उसमें एक ही रिसर्चर होता है, वो मर्जी से मतलब रैंडमली ग्रुप बना देता है, ठीक है, कि 1 5 7 10 15 20 25 ये वाले नंबर जो है वो ए में चले जाएं, ये बाकी वाले बी में चले जाएं, ठीक है। इस तरह वो रैंडम ग्रुप बना के उनमें फिर एक को मेडिसिन ग्रुप दे देता है और एक को ट्रीटमेंट ग्रुप दे देता है। वो होती है सिंगल बेस्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। उसके बाद नॉन रैंडमाइजेशन है, कोहोर्ट है, केस कंट्रोल है, ये सारी आपने बाकी रिसर्च डिजाइन के अंदर जो कवर की हुई हैं। बेनिफिट ऑफ आरसीटी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बेनिफिट ये होते हैं कि विद सफिशिएंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज ओनली वे टू कंट्रोल वेरिएबल परफेक्टली एंड रिड्यूस बायसनेस। ये अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कि एटलीस्ट इतने सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि आपकी स्टडी थोड़ी सी वैलिड हो सके, ठीक है। बहुत कम सब्जेक्ट्स पे स्टडी करते हो तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन जो है वो नेसेसिटी होती है ताकि आप वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकें प्रॉपरली, परफेक्टली, और बायसनेस को कम कर सकें। और देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एक्सेप्ट द रैंडमली असाइंड इंटरवेंशन वी आर अप्लाइंग। भाई जो आपने लोग लिए, आपने सबसे पहले जब सैंपल सिलेक्शन की, ठीक है, ओवरऑल सैंपल सिलेक्शन की, वो सारे लोग एक जैसे हैं, ठीक है, उनके एज वेट जेंडर वट एवर दैट इज। उनमें इस तरह नहीं होगा कि दो डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे बंदे ले लिए आपने, मर्ज कर लो। एक आपने 30+ ले लिए, एक आपने 20 से लेस वाले ले लिए, ठीक है, फर्ज कर लें आपने दो लोग थे। अब 30 से प्लस वाले आपने कह दिया जी इनको ट्रीटमेंट देंगे, और जो लेस वाले हैं उनको आपने कह दिया जी इनको हम जो है प्लेसिबो देंगे। नहीं, इस तरह नहीं होगा। अगर मिक्स एज वाले लोग भी हैं, स्टिल आप ग्रुप इस तरह से बनाओगे कि ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो दोनों में हाफ हाफ हो जाएं, ठीक है। तो ओवरऑल ग्रुप्स के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर एक ग्रुप में 4 वुमेन है तो दूसरे में भी 4 ही होंगी, एक में 4 मेल है दूसरे में भी 4 होंगे। कौन सा मेल होगा कौन सी फीमेल होगी ये डिसाइडेड नहीं होगा, ये रैंडमाइजेशन से होगा। लेकिन ओवरऑल ग्रुप्स के दरमियान में, ग्रुप्स का आपस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जो द ओनली डिफरेंस इज कि जो रैंडमली असाइंड इंटरवेंशन है, भाई किसको ट्रीटमेंट जाना है किसको इंटरवेंशन जाना है, ये हमारी रैंडमाइजेशन है। अदर देन दैट ओवरऑल ग्रुप्स के दरमियान में कोई फर्क नहीं होगा। आरसीटी इज इम्प्रैक्टिकल। समटाइम अप्लाइंग इंटरवेंशन इज अनएथिकल, लाइक यू शुडंट इंड्यूस स्मोकिंग पीपल टू चेक कैंसर। रैंडमाइजेशन जो है वो इम्प्रैक्टिकल है थोड़ी सी, क्योंकि देखें आप इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हो, समटाइम वो अनएथिकल होता है। लाइक आप लोगों को कहो जी आपने लंग कैंसर पे अगर स्टडी करनी है तो इट विल बी अनएथिकल कि आप लोगों को कहते फिरें कि आप स्मोकिंग करें और उस पर आप चेक करें। द सैंपल साइज इज प्रैक्टिकली लार्ज काजिंग लो इंसिडेंस आउटकम लाइक साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन विल बी रेयर। ओवरऑल सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है रैंडमाइजेशन के अंदर, तो इसकी वजह से जो इंसिडेंस आउटकम है वो क्या होता है, लो होता है। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ इंटरवेंशन इज टू लॉन्ग लाइक कैंसर विल टेक ईयर टू गेट डेवलप। तो ये कुछ उसके यू कैन से जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। एक तो आपको अन सम टाइम इंटरवेंशन आप ऐसे अप्लाई करनी पड़ जाती है जो कि अनएथिकल है, ठीक है। दूसरा ये बहुत बड़ा साइज होता है, तो इसमें आपको इफेक्ट जो है वो लो इंसिडेंस आउटकम, आपको इंसिडेंस आउटकम जो है वो कम मिलता है, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है कि ड्यूरेशन, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ले जाएगा। अब कैंसर अगर आपने स्मोकिंग से डेवलप करना है तो कैंसर डेवलप होते 20-20 साल लग जाते हैं, तो आपकी स्टडी 20 साल चलती रहेगी। तो आरसीटी इज समवेयर इम्प्रैक्टिकल,
इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि एक नॉर्मल रिसर्च जितना होती है, सर्वे करना महीने में सर्वे होकर सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है। आरसीटी रैंडमाइजेशन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर जो है वो इस तरह चीज़ें नहीं होती। इसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। फर्स्ट स्टेप इन आरसीटी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लिनिकली रेलेवेंट क्वेश्चन। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए जिसपे अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और विद हाई वेरिएबिलिटी इन आउटकम ऑफ प्रीवियस रिसर्च। ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर पहले या तो रिसर्च ही नहीं हुई हुई, या अगर हुई है तो उनके रिजल्ट्स बहुत वेरी कर रहे हैं। किसी ने रिसर्च की, उसने और तरह का रिजल्ट्स दे दिए, किसी और ने की, उसने और तरह के रिजल्ट्स दे दिए। तो उन पे आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वाला एक डिजाइन अप्लाई कर सकते हो। द क्वेश्चन चूज शुड बी आंसर्ड बाय प्रॉपरली डिजाइंड आरसीटी एंड शुड बी फिजिबल टू डू दैट एट योर लैब। तो ये एक जनरल पॉइंट है, अगर नहीं भी लिखोगे तो इसका कंसर्न नहीं है। सिस्टमेटिक रिव्यू, आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप अपने जो भी आपकी रिव्यू है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा प्रीवियस रिसर्च चीज़ें हैं, कोई न्यूज़, कोई आर्टिकल, इस तरह की चीज़ें वो आप उठाते हो कि भाई जो है वो प्रीवियस डाटा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वी हैव स्टडीड दैट पॉइंट। ठीक है। तो न्यूज़ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, ओवरऑल कोई नई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन। भैया आप अगर हाइपरलिपिडीमिया पे काम कर रहे हो, आप कैंसर पे काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ न्यूज़ से या कहीं से कोई आर्टिकल छपा, वहाँ से आपको उसकी प्रेवलेंस, ठीक है, कोई रिपोर्ट छपी, उसकी आपको प्रेवलेंस वहां से मिलती है, तो वहां से आप इसको जस्टिफाई करते हो कि ओके, एज अ प्रेवलेंस इज टू हाई, सो इसका मतलब है कि जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट शुड बी एड्रेस्ड। उसके बाद अपने की एलिमेंट ऑफ स्टडी बताते हो भी, पॉपुलेशन कौन होगी, इंटरवेंशन क्या आप अप्लाई करेंगे, कंपैरेटर में या कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, प्लेसिबो देना है या कोई नॉर्मल डाइट पे रखना है, वट एवर दैट इज, एंड वट विल बी द एक्सपेक्टेड आउटकम। ये सारे आप अपने की एलिमेंट्स जस्टिफाई करते हो। उसके बाद अपनी प्राइमरी हाइपोथेसिस बनाते हो कि मेरे इस रिसर्च की वजह से क्या होगा। ठीक है, प्राइमरी हाइपोथेसिस। इस तरह क्या कहते हैं हाइपोथेसिस लिखते हुए, चिया सीड्स में रिड्यूस ओबेसिटी इन पॉपुलेशन या इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन। तो ये होती है हाइपोथेसिस, प्राइमरी हाइपोथेसिस। ठीक है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप क्या करते हो? सीक्वेंस ऑफ एलोकेशन, यहाँ पे आपने करनी होती है रैंडमाइजेशन। कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर टेबल, कंप्यूटर अब डिफरेंट मेथड है। ठीक है। पहला तो ये होता है कि आप सिंपली कंप्यूटर जनरेटेड नंबर दे दोगे, कि आपने कह दीजिए 1 से 100 तक आपने पहले लोगों को नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह नंबर दे दिए। ठीक है। अब आपने उसको कह दिया रैंडमली एलोकेट कर दो दो ग्रुप्स में, कुछ हाफ को ग्रुप ए में कर दो, हाफ को ग्रुप बी में कर दो। ठीक है, या हाफ को ट्रीटमेंट ग्रुप में कर दो, हाफ को जो है वो उसमें कर दो, कंट्रोल ग्रुप में। तो वो ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा? खुद ही डिवाइड कर देगा, और उससे जो है वो रैंडम नंबर टेबल मिल जाएगा। रैंडमाइज इन ब्लॉक बाय यूजिंग रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, एक रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होता है। इसमें करते क्या है कि एक्सपेरिमेंटेड डिवाइड सब्जेक्ट इनटू टू सब ग्रुप कॉल्ड ब्लॉक इन अ वे दैट ऑल सब्जेक्ट इन अ ब्लॉक आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट मोर डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्लॉक, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि आपने देखे ग्रुप्स देख लिए डिफरेंट। ठीक है। तो उसमें अगर वेरिएबिलिटी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, लाइक एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिलो 20 वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अबव 30 वाले हैं। तो आपने दो ग्रुप्स बना दिए, 20 वाला ए ग्रुप और 30 वाला ए ग्रुप। अब एक ग्रुप के अंदर वाले सारे लोग अंडर 20 हैं, दूसरे ग्रुप के अंदर वाले सारे लोग अबव 30 हैं। बट बोथ ऑफ द, जब दोनों ग्रुप्स को आप सामने रखोगे, बोथ ऑफ देम विल बी डिफरेंट। तो आपस में ग्रुप्स डिफरेंट है, अंदर ग्रुप के अंदर जो है वो सारा का सारा क्या है? सिमिलरिटी है। इस तरह आप उनको डिवाइड करते हो। देन सब्जेक्ट विद इन ईच ब्लॉक आर रैंडमली असाइन टू अ ट्रीटमेंट ग्रुप। अब दोनों थे एक एक बंदा, आप ट्रीटमेंट ग्रुप में, आप प्लेसिबो में, आप ट्रीटमेंट में, आप प्लेसिबो में। तो इससे क्या होगा कि एक इक्वलाइजेशन आ जाएगी, बजाय इसके कि आप ओवरऑल एज ग्रुप को, दोनों एज ग्रुप को एक ही ग्रुप में रखते और उनमें से कह देते, तो उसमें चांसेस ज्यादा थे कि हो सकता था ज्यादा एज वाले ग्रुप, ज्यादा एज वाले जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट में चले जाते या प्लेसिबो में चले जाते। ठीक है। तो उससे एक इक्वलाइजेशन नहीं आनी। तो आपने क्या किया? आपने एक स्पेसिफिक करेक्टर की बेस पे उनको डिवाइड कर दिया, जो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसकी बेस पे आपने उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है। अगर डिजीज कंडीशन है तो कुछ स्टडी करे तो आपने डिजीज वाले और नॉन डिजीज वाले अलग कर लिए, और फिर दोनों में से जो है ना वो आपने उन चीज़ों को किया, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसकी बेस पे आप उसको डिवाइड करते हो। और फिर 20 एक तरफ फर्ज कर लें, 50 एक तरफ लोग चले गए, 50 एक तरफ चले गए। अब इन 50 50 में से 25 25 को दोनों तरफ से ट्रीटमेंट चला जाएगा, और दोनों तरफ 25 को जो है वो हम प्लेसिबो या अदर ग्रुप में रख देंगे। ठीक है। तो इससे ये जो है दो ग्रुप्स बन जाएंगे, इससे जो है वो इक्वलाइजेशन आ जाएगी। और वो जो एक इम्पैक्ट आना था उसकी वजह से किसी स्टडी पॉपुलेशन के ऊपर भी, कि अगर आपने ट्रीटमेंट वाला में ज्यादा एज वाले ग्रुप होते तो रिजल्ट उसके हिसाब से वेरी कर जाने थे, बिकॉज एज इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स
ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो इसमें जो है वो रिस्क जो है वो कम हो जाता है। देन वी हैव स्ट्रेटिफिकेशन, इट इज अ टू स्टेज प्रोसीजर होता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स को आप ग्रुप में एक फैक्टर की बेस पे जो है वो आप डिवाइड कर देते हो, अदर देन द इंटरवेंशन वी आर प्रोवाइडिंग। इंटरवेंशन की बेस पे नहीं। वही वाली बात होगी कि इंटरवेंशन तो हमने बाद में अप्लाई करने हैं, ये नहीं है आपने कहना भी इनको इंटरवेंशन देनी है, इनको इंटरवेंशन नहीं देनी, इस बेस पे अभी ग्रुप की डिवीजन नहीं हुई। पहले आप उनको ग्रुप्स की बेस पे डिवाइड करते हो, किसी भी फैक्टर की बेस पे अदर देन आवर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के अलावा कोई भी आप एक फैक्टर डिसाइड करते हो, एज, वेट, एज, जेंडर, सम और दैट, अब उसके बाद ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर प्राइमरी आर्टिकल चूजन एंड पार्टिसिपेंट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एज आई टोल्ड यू कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपने चूज करना है, वो आप अपनी स्टडी के हिसाब से वेरी करेगा। किसी में एज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, किसी में उसकी जेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, किसी में उसका जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, किसी में उसका वेट मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो उसके हिसाब से आपने दिखाना है, वन विद द फैक्टर अदर विद आउट इट। तो अब आप इसमें क्या करते हो, जिसमें मैंने डिजीज कंडीशन बताई कि आपने डिवाइड कर लिया, एक फैक्ट डिजीज कंडीशन है, तो एक फैक्टर आ गया, डिजीज कंडीशन इज अ फैक्टर। तो आप ग्रुप्स में डिवाइड कर लोगे, एक ग्रुप वो बन जाएगा जिनमें डिजीज है, और दूसरा ग्रुप वो बन जाएगा जिनमें डिजीज नहीं है। कोई भी हेल्थ स्टेटस, स्पेशल क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक, वट एवर दैट इज, स्पेसिफिक रैंडमाइजेशन स्केड्यूल आर चूजन फॉर बोथ ग्रुप एंड ट्रीटमेंट इज गिवन, और उसके बाद उसकी रैंडमाइजेशन करके उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो। ब्लॉकिंग क्या होता है, इट इंक्लूड दोज वेरिएबल डेट एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल। ब्लॉकिंग के अंदर वो वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटर खुद से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। डाइट इज अ फैक्टर जो कि कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, कोई मेडिसिनल इनटेक है तो वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सर्टिफिकेशन में दोज वेरिएबल दैट पार्टिसिपेंट ब्रिंग पार्टिसिपेंट ऑन करके, ब्लॉकिंग में उन बेस पे डिवाइड किया जा रहा है जो कि रिसर्चर खुद से चूज कर रहा है। ठीक है, कि ये डाइट वाले बच्चे, ठीक है, इस डाइट वाले बच्चे इधर हो जाएं, इस डाइट वाले बच्चे इधर हो जाएं। वो चेंज भी कर सकते हैं उन चीज़ों को। दोज वेरिएबल डेट एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटर जिन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है, उसकी बेस पे जब आप डिवीजन कर सकते हो, करोगे, तो वो ब्लॉकिंग कहलाएगी। और सर्टिफिकेशन क्या है कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि पर्सन जो है वो खुद से लेके आते हैं, एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे एज, अब वो एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है, वो उनको वेरिएट नहीं कर सकता, ठीक है, चेंज नहीं कर सकता। तो उसकी बेस पे जब आप इनको डिवाइड कर सकते हो। ब्लॉक साइज, ये मैंने आपको बता दिया कि जो अनइक्वल नंबर जो है वो नहीं आने चाहिए ब्लॉक्स के अंदर। ओवरऑल जो एक डिवीजन मैंने आपको बताई ना, 25-25 वाली जो स्टार्ट में बताई, तो ये आप इसके बेनिफिट वगैरह पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंसील्ड एलोकेशन। कंसील्ड एलोकेशन जो है रेंडमाइजेशन की एक एक्सटेंशन है, मतलब रेंडमाइजेशन से एक नेक्स्ट स्टेप है। इन इट वाइल इनरोलिंग पार्टिसिपेंट द इन्वेस्टिगेटर डजंट नो इफ द नेक्स्ट पेशेंट विल गेट न्यू ट्रीटमेंट और कंट्रोल। तो अब इसमें जब कंसील्ड एलोकेशन होता है, इसमें जब बारी बारी पेशेंट को दे रहे हैं ना, तो उसको नहीं पता कि अगले को ट्रीटमेंट मिलेगा या एलोकेशन मिलेगा। अगर उसे पता हो कि अगला पेशेंट जो भी क्लाइंट है या जो भी उसका एक स्टडी सब्जेक्ट है, उसको ट्रीटमेंट या वो देने लगे हैं, तो उसमें डेफिनेटली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी थेरापी और प्लेसिबो ग्रुप के अंदर। जैसे कि अब एग्जांपल के साथ अगर आप समझ लो, ही इज सेलेक्टिंग पेशेंट टू स्टडी आईबीएस। नाउ इफ यू नो हु विल गेट द राइट ट्रीटमेंट एंड हु विल गेट प्लेसिबो, he will select those who will get treatment and will try to convince those not to be the part of study who will get placebo। ठीक है। तो somehow अगर उसने शो करवाना है भाई आईबीएस इज हाईली प्रेवलेंट स्टडी, और जो है वो बहुत फैली हुई है, तो वो अगर उसे पता है तो वो क्या करेगा कि जब उसने डिवीजन कर ली, ठीक है, कि इसको जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप, ट्रीटमेंट या वट एवर, या मेरी मेडिसिन जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, या आईबीएस बहुत फैला हुआ है, वट एवर द गोल ऑफ रिसर्च इज, वो वेरिएट कर सकता है। वेरिएट किस तरह कर सकता है कि वो select those who will get treatment and will try to convince those to not to be the part of study who will get the प्लेसिबो। तो अब वो उन लोगों को चूज कर लेगा जो ट्रीटमेंट लेंगे, जो भी आप मेडिसिन देना चाह रहे हैं। ठीक है, और उन लोगों को कन्विंस करेगा कि जो प्लेसिबो जिनको मिलेगा वो स्टडी का पार्ट ही ना बने। ठीक है, अगर वो स्टडी का पार्ट नहीं बनेंगे, प्लेसिबो वाले लोग चले गए, फर्ज करें अब आपने एक बार रेंडमाइजेशन करके लोग चूज कर लिए थे, अब आप दोबारा से लोग चूज नहीं करते। ठीक है, अगर कोई बीच में से स्टडी के बीच में से छोड़ के चला जाता है, तो वो एक कंसीडर ही नहीं होता, वो छोड़ के चला गया। लोग फिर भी सैंपल साइज अगर 100 चूज किया तो 100 ही लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें आप मेंशन कर देते हो कि इतने लोगों ने स्टडी छोड़ दी। ठीक है, बट स्टिल रिजल्ट वेरिएट कर जाएंगे, किस तरह, क्योंकि ट्रीटमेंट वाले लोग ज्यादा हो गए बनिस्बत रिलेटिवली
प्लेसिबो वाले ग्रुप से, ठीक है। तो जिसको ट्रीटमेंट, अगर 50 लोग ट्रीटमेंट वाले हैं, लेकिन प्लेसिबो में से 10 लोग चले गए, तो ये 50-40, ये अनइक्वल हो गया, ठीक है। अनइक्वल में फिर आपके रिजल्ट जो है वो आपकी मर्जी से आते हैं। ट्रीटमेंट वाला जो ग्रुप है वो हाई एंड पे रहेगा, वो उसमें जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी आपकी मेडिसिनल इफेक्ट होगा, उसको आप ज्यादा करके शो करवा दोगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो इस वजह से जो है वो रेंडमाइजेशन जो है वो की जाती है, ठीक है। ये होती है कंसील्ड एलोकेशन। एलोकेशन, कंसील्ड एलोकेशन समहाउ उसी तरह की है, लेकिन इसमें इनरोलिंग पार्टिसिपेंट, जब वो लिख रहा है कि ये पार्टिसिपेंट मेरा स्टडी सब्जेक्ट बनेगा, उसे ये नहीं पता होता कि इस टाइम पे जब भी उसने उसका मेंशन किया तो इसको मिलना है या नहीं मिलना है। वही चीज आपने थोड़े से लफ्जों का बदल करके, लफ्ज बदल करके आपने थोड़ा सा घुमा के इसको लिख देना है। बात रैंडमाइजेशन वाली ही है। सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ रैंडमाइजेशन डाल दो, और ये एक दो लाइनें जो नीचे एग्जांपल दी गई है ये लिख दोगे, तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन वी हैव ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग होता है मास्किंग। इट इज अननोन हु विल गेट प्लेसिबो, हु विल गेट ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल टेक मैनेजमेंट डिसीजन। अब इसमें ये जो चीज मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी, कहाँ पे, ब्लॉकिंग में शायद, ब्लॉक्स के अंदर शायद बताई थी, या मे बी ऊपर कहीं बताई थी। टू लेवल, डबल ब्लाइंड में बताई थी। हाँ जी, डबल ब्लाइंड में बताई थी। डबल तो हाँ जी, एग्जैक्टली तो डबल ब्लाइंड वाला जो सिनेरियो है वो यहाँ पे है। जो मैंने आपको बताया था कि 2 लोग, तो 2 लोग में एक जो पहला बंदा है जो एलोकेशन कर रहा है, अभी कौन कौन सा बंदा होगा, किसको ए ग्रुप में करना है, किसको बी में करना है, वो यहाँ पे है मैनेजमेंट, ठीक है। हॉस्पिटल स्टाफ है कोई भी, ठीक है, ये कोई भी आपके साथ जुड़ा हुआ स्टाफ है। वो क्या करेगा, इनरोल भी कर देगा कि ये ए में, ये बी में, ये ए में, ये बी में। और जो दूसरा रिसर्चर है, जो सेकंड पर्सन है, वो डिसाइड करेगा ए ट्रीटमेंट है या बी ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसने जो भी अपने हिसाब से डिसाइड किया। अब उसे नहीं पता ए में कौन है, बी में कौन है, और जो जिसने एलोकेट किया उसे ये नहीं पता ए ट्रीटमेंट है या बी ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से जो है वो डबल ब्लाइंडिंग आ जाएगी, इसको कहते हैं ब्लाइंडिंग या मास्किंग, ठीक है। हाउ टू इंश्योर ब्लाइंडिंग, बाकी आप ये देख लेना। इन्वेस्टिगेटर में एडमिनिस्टर अनदर थेरेपी डेट में इम्पैक्ट आउटकम। मतलब अगर उन्हें पता है कि अगर रेंडमाइजेशन ना की जाए या ब्लाइंडिंग ना की जाए तो उसमें फिर ये क्या इम्पैक्ट आता है, तो आप देख लो यार, ये कोई इतने समझाने वाली बार बार बात नहीं है, वही बार रिपीट हो रही है। डूइंग आइडेंटिकल अपेयरिंग थेरापीज, अब आप इंश्योर ब्लाइंडिंग को कैसे कर सकते हैं। इट शुडंट शो हु हैज गॉट ट्रीटमेंट सर्जरी और हु गॉट प्लेसिबो। मतलब अगर आप मेडिसिन का इफेक्ट देख रहे हो, तो 2 गोलियां अगर आपने बनाई है, तो दोनों गोलियों की शक्ल, शक्ल सूरत रंग एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये देख के पता ना लगे भाई इसमें से मेडिसिन कोई है या प्लेसिबो कौन है। डबल डमी, द प्लेसिबो मेडिसिन शुड बी आइडेंटिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन इन व्यू। अच्छा, ये वाला पॉइंट ये आ गया। आइडेंटिकल अपेयरिंग थेरापीज, अच्छा, ऊपर वाला थेरापी वाला पॉइंट था, नीचे वाला मेडिसिन वाला पॉइंट है। मेडिसिन वाला पॉइंट मैं बता चुका हूँ। थेरापी में ये है कि अगर आपने कहा कि सर्जरीज करनी है, ठीक है, तो एक बंदे के आपने जो बेहोश करके उसके आपने एक्चुअल सर्जरी की, ठीक है, तो उसके तो पट्टी शट्टी बांध दी। तो प्लेसिबो ग्रुप वाला है, उसमें भी एज इट इज सेम टू सेम पट्टी बांध देनी है, ठीक है, ताकि इफेक्ट जो है वो पता ना लगे भी कौन प्लेसिबो है, कौन ट्रीटमेंट वाला है, सर्जरी में किसको एक्चुअल ट्रीटमेंट किया है, किसकी सिर्फ हमने सिर्फ पट्टी की है, ठीक है। तो एक्जैक्टली लुकिंग थेरापीज होनी चाहिए। एक को अगर आप लिटा के उसके जो है ना वो कोई पाँव के अंदर कोई सुई वगैरह खबो रहे हो, तो दूसरे को भी महसूस होना चाहिए कि मेरे को सुई खबोई जा रही है, ठीक है। तो थेरापीज शुड बी सेम, बट साइड इफेक्ट ऑफ योर थेरापी कैन अनरिवील्ड ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में इशू कहाँ पे आ सकता है कि साइड इफेक्ट ऑफ योर थेरापी, अगर आपकी थेरापी गुड नहीं है, तो जिसमें तो आप थेरापी दे ही नहीं रहे, ठीक है, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, उसे फर्ज कर लो कोई इरिटेशन नहीं हो रही, उसे कोई पेन नहीं हो रही। लेकिन अगर आपकी थेरापी आपने जहाँ जिसको एक्चुअल में थेरापी दी है, या सर्जरी कर दी है किसी की आपने एक्चुअल में की है, ठीक है, तो वो पेन भी फील कर रहा होगा, उसे इरिटेशन भी हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो इस तरह की अगर कंडीशन हो जाए, तब आपकी ब्लाइंडनेस जो है वो अनरिवील हो सकती है। अदरवाइज आपकी ब्लाइंडनेस जो है वो अनरिवील नहीं होगी। अब कंसील्ड वर्सेस ब्लाइंडिंग के अगर आप देखो, तो कंसील्ड एलोकेशन जो है इज डन बिफोर और अलोंग विद रैंडमाइजेशन। जब रैंडमाइजेशन की जा रही होती है, ये उसके साथ ही जो है वो कर दी जाती है। इसमें एलोकेशन, कंसील्ड एलोकेशन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एलोकेटिंग द पीपल इनटू द ग्रुप्स, कि कौन किसको ट्रीटमेंट मिलेगा, किसको इंटरवेंशन मिलेगा, और किसको जो है वो हम प्लेसिबो में रखेंगे। इट प्रिवेंट रिसर्चर टू चूज हु विल गेट इंटरवेंशन एंड हु विल नॉट। एलोकेशन के टाइम पे आप ये डिसाइड कर रहे हो, पीछे से डिसाइडेड आपने अभी कर लिया कि ए को जो है, अभी आपने फर्ज कर लिया नहीं डिसाइड किया हुआ,
आपने सिंपल क्या कर दिया कि लोगों को ए में डिवाइड कर दिया और बी में डिवाइड कर दिया। आप रैंडम कर रहे हो, ठीक है, तुम ए में, तुम बी में, तुम ए में, तुम बी में, कि अब रिसर्चर को नहीं पता कि इंटरवेंशन किस ग्रुप को जानी है, ठीक है। ब्लाइंडिंग इज डन आफ्टर रैंडमाइजेशन। ब्लाइंडिंग जो है वो रैंडमाइजेशन के बाद की जाती है। इसमें आपने रैंडमली पहले ग्रुप्स को डिवाइड करते हो, केयर फॉर डाटा, हु गेट व्हाट। अच्छा, ये सिर्फ उसके बेनिफिट्स लिखे हैं, बेनिफिट्स तो आप पढ़ लोगे, लेकिन वो जो केयर एक्चुअल डबल ब्लाइंड वाला पॉइंट है, एलोकेशन हो गई। एलोकेशन अलग बंदे ने की है, रैंडमाइजेशन हो गई, ठीक है। रैंडमाइजेशन के जरिए उसने लोगों को डिवाइड कर दिया रैंडमली, जो रैंडम सैम्पलिंग हमने की हुई है ना, हमने पढ़ी हुई है। तो रैंडमली उसने डिवाइड कर दिया, ए में तुम, बी में तुम, ए में तुम, बी में तुम। और उसके बाद ब्लाइंडिंग ये हुई कि जो ट्रीटमेंट, जो रिसर्चर है जिसने एक्चुअल में ट्रीटमेंट देना था, वो अब ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो अब उसको नहीं पता मैंने किसको ट्रीटमेंट देना था, या मैंने ए को देना है, बी, उसने सिर्फ ये डिसाइड किया बाद में। लोग पहले से एलोकेट हुए हुए थे, ठीक है। पहले वाले में ऑलरेडी एलोकेशन हो रही है, ठीक है। उसमें आपने डिसाइड कर लिया ए ट्रीटमेंट है, बी प्लेसिबो, ठीक है। अब उसके बाद आप रैंडम सैम्पलिंग करते हो, 1, 5, 7, 10, 15, 20, 25 नंबर वाला जो है वो ए में चला जाए, फलां फलां नंबर वाला जो है वो बी में चला जाए, ठीक है। तो उसमें आपकी रैंडमाइजेशन के साथ ही क्या हो गई, जो है वो एलोकेशन भी, एलोकेशन और अलोंग विद रेंडमाइजेशन होगी, ठीक है। जो ब्लाइंडिंग है उसमें आपने पहले एलोकेट किया ग्रुप्स में, ए और बी में अलग अलग कर दिया, ए में तुम, बी में तुम, और बाद में आप डिसाइड कर रहे हो कि ए को ट्रीटमेंट जाएगा या बी को ट्रीटमेंट जाएगा। तो ये होती है कंसील्ड वर्सेस ब्लाइंडिंग। पेशेंट पॉपुलेशन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड एंड रिस्ट्रिक्टेड। ब्रॉड में ये होता है कि आप मतलब ये आपके माइंड सेट होता है कि आप कहते हो कि मैंने कम लोगों को निकालना है। इसमें आप बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट नहीं करते। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लोग मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर्स के लोग उसमें आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स के साथ आ जाएंगे, तो उससे जनरलाइजेशन हो जाती है। मोर जनरलाइजेबल का मतलब ये है कि डेफिनेटली ओवरऑल जब आप एक रिसर्च करते हो तो आप इसका इम्पैक्ट ये रखते हो, जब आपका टारगेट गोल ये होता है कि ये दुनिया के अंदर नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर एप्लीकेबल होगी। एप्लीकेबल तब होगी अगर आपकी रिसर्च जो है वो स्पेसिफिक लोगों में, आपने उसमें इंक्लूड ही 15-20 लोग स्पेसिफिक वाले किए हुए हैं, या जो भी 100-200 स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स वाले, बहुत स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स वाले किए हैं, हाईली प्रिसाइज आपका क्राइटेरिया है। तो फिर वो इंटरवेंशन जब पब्लिक होगी तो सिर्फ उन्हीं तरह के लोगों के ऊपर जब एप्लीकेबल होगी, बाकी लोगों पे तो उसका रूल ही नहीं अप्लाई अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस चीज की वजह से जो है वो जो ब्रॉडर क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादा जनरलाइजेबल होता है, ठीक है। और एक क्राइटेरिया होता है इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, होता है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड के अंदर आप बहुत स्पेसिफिक रूल्स और बहुत स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स सेट करते हो कि इस तरह की पॉपुलेशन जो होगी, ओनली दैट पर्सन विल बी चूजन एज अ स्टडी सब्जेक्ट, राइट। Screening a log. It is a tool that show why some of those who were screened are not selected for studies. Screening log क्या होता है? बेसिकली आप एक आपने पढ़ी हुई है, या अंदाजा होगा, हमने बात भी की थी। फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग, सेकंड लेवल स्क्रीनिंग होती है, जो हम प्रोजेक्ट के अंदर भी कर रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग क्या होती है कि पहले हम देख लेते हैं भाई, जनरल जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे देख लेते हैं इसको, जिस तरह मैंने बताया था कि साइन एंड सिम्टम्स से देख लेते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंट है भी है या नहीं है। जो हल्का सा ससेप्टेबल लग रहा था कि हाँ ये आयरन डेफिशिएंट है, उसमें हम फिर डिसाइड कर रहे थे कि हम इसको फर्दर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनिंग लॉग में भी इस तरह करते हैं आप। स्क्रीनिंग एक आपने स्टैंडर्ड से हल्का सा माइनर सा, ब्रॉड या रिस्ट्रिक्टेड वट एवर दैट इज, आपने स्टैंडर्ड सेट किया और उसकी बेस पे आप लोगों को चूज कर रहे हो, और स्क्रीनिंग लॉग के जरिए आप ये एक्सप्लेन करते हो, आप बताते हो कि वाई दोज हु वर स्क्रीन आर नॉट सिलेक्टेड। भाई आपने स्क्रीनिंग की बट आपने उनको फर्दर स्टडी के लिए सिलेक्ट नहीं किया, क्यों? मे बी दे आर नॉट ऑफ द एज ग्रुप दैट आर रिक्वायर्ड बाय यू, maybe they don't have those characteristics that are needed by you for the study population, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर आप उसको जो है वो आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। स्टडी इंटरवेंशन जो है वो तमाम एस्पेक्ट ऑफ स्टडी इंटरवेंशन को जब वो एक्सप्लेन करते हैं, इट विल इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी इन द ट्रायल एंड इट विल बी रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है। जो भी आपकी इंटरवेंशन स्टडी है उसके तमाम के तमाम एस्पेक्ट को बताएं, भाई इसका मेथड क्या था, कितनी था मामूट क्या थी, किस तरह अप्लाई किया, कौन कौन सी कंडीशन थी, खाने से पहले, खाने के बाद, दिन में कितनी बार, महीने कितने महीने तक रिसर्च गई, वट एवर दैट इज। आपने सारे जो स्टडी के इंटरवेंशन के पैरामीटर्स हैं, बॉइल्ड फॉर्म में दिया, कुक्ड फॉर्म में दिया, ठीक है, रॉ फॉर्म में दिया, जो भी आपने देखा, तो सारा कुछ जब आप लिखते हो तो उससे एक तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ट्रायल में, ठीक है। ओवरऑल दोबारा से जब आपको करना पड़ता है या आपने नेक्स्ट ट्रायल लगाना है, दूसरा तीसरा ट्रायल लगाना है, तो आपको पता होता है आपने सारे प्रोसीजर लिखे हैं तो आप गलती नहीं कर सकते। और आपके अलावा भी कोई बंदा उस रिसर्च को करना चाहे तो उसके लिए भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी रहती है, वो दोबारा से उस चीज़ को कर सकता है, ठीक है।
एक्टिव कंट्रोल होता है एक करंट स्टैंडर्ड, आपने एक मेडिसिन बना दी हाइपरलिपिडीमिया को कंट्रोल करने वाली, ठीक है, ऑलरेडी भी मेडिसिन पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो एक्टिव कंट्रोल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट स्टैंडर्ड मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल की जा रही है। लाइक आप शुगर की कोई गोली बनाना चाहते हो तो ऑलरेडी एक मेटफॉर्मिन मौजूद है। तो आपका जो आपकी स्टडी के लिए स्टैंडर्ड कौन हो जाएगा, मेटफॉर्मिन। या आप इवन दैट आप डाइट थेरेपी भी कर रहे हो, आप डाइट से कोई इम्पैक्ट बताते हो डायबिटीज के ऊपर, स्टिल आप उस स्टैंडर्ड ड्रग को रख लोगे कि मेरी जो डाइट है वो मेटफॉर्मिन के मुकाबले में आ जाएगी, ठीक है, कि डाइट से जो है वो बगैर मेडिसिन के जो है वो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। तो इसमें स्टैंडर्ड है। तो हाइपोथेसिस क्या बनाओगे कि आपकी या तो आपकी जो थेरापी है जो भी मेडिसिनल या आपकी डाइट थेरापी है वो सुपीरियर हो सकती है, नॉन इन्फीरियर है, नॉ या तो सुपीरियर है उससे अच्छी है, या उसके बराबर की है, ठीक है। नॉन इन्फीरियर का मतलब उससे बुरी नहीं है, या उससे अच्छी है या उससे बुरी नहीं है, जो भी पॉइंट आप लिखो, ठीक है। या एटलीस्ट जितना इफेक्ट मेटफॉर्मिन दे रही है उतना ये इफेक्ट देगी, ठीक है। तो उस चीज को आप कहते हो कि ये हाइपोथेसिस, इस तरह से आप जनरेट करते हो। कंट्रोल दो तरह के होते हैं, एक तो प्लेसिबो होता है, प्लेसिबो इज सिंपली इनफेक्टिव, इसकी वजह से पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। आप सिंपल एक वो ग्लूकोज की गोली दे रहे हो उसको, ठीक है, और जो वो खा रहा है और ग्लूकोज नॉर्मल है उसका, या जो भी, अगर डायबिटीज की आप डायबिटिक बेस्ड स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली किसी और कंपोनेंट का वो प्लेसिबो बना होगा जिसका आपकी बॉडी पे कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो आप नॉर्मली दे रहे हो। जो एक्टिव कंट्रोल है इसमें आप करते हो कि इसमें आप कोई स्टैंडर्ड थेरेपी देते हो, ठीक है। प्लेसिबो के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमने डायबिटीज को चेक करना है तो हम एक ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि जीरो इफेक्ट रखती है, और दूसरी तरफ हमारी अपनी जो थेरेपी है उसको दे देंगे, ठीक है। एक्टिव कंट्रोल के केस में क्या हो जाएगा कि ये थोड़ी सी वेरिएशन ये आ जाएगी कि आप अपनी थेरेपी जो दे रहे हो वो तो दोगे, लेकिन दूसरी तरफ आप मेटफॉर्मिन दे रहे हो, ठीक है। तो आपका मेटफॉर्मिन का इफेक्ट से के साथ आपकी अपनी स्टडी या आपकी अपनी थेरेपी जब वो कंपेयर की जाएगी, ठीक है, उसको एक्टिव कंट्रोल कहेंगे। जहाँ पे दूसरी तरफ एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, एक ऑलरेडी प्रेजेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। और प्लेसिबो के केस में जो है वो सिर्फ आपकी थेरेपी है, दूसरी तरफ एक जस्ट एक इफेक्ट दिया जा रहा है, कि मतलब एक एहसास दिया जा रहा है कि आपको आपको मेडिसिन दी जा रही है, लेकिन एक्चुअली में वो कोई भी थेरेपी जो है वो नहीं है, ठीक है। एंड पॉइंट, प्राइमरी आउटकम इफेक्ट दैट विल बी मेजर इन क्लिनिकल ट्रायल, दिस कैन बी लैब टेस्ट और अकरिंग ऑफ अ डिजीज। जो एंड पॉइंट आप चेक करते हो इसमें प्राइमरी एंड पॉइंट है, एडिशनल एंड पॉइंट है। उसके अलावा ये क्लिनिकल एंड पॉइंट एंड सरोगेट एंड पॉइंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था हमें। तो प्राइमरी आउटकम जो होते हैं ये क्या होते हैं कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल का पहला टेस्ट कैन बी ए लैब टेस्ट और रकरिंग ऑफ अ डिजीज। क्या आपने आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका प्राइमरी एंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि डेफिनेटली आप जब चूहे लेके आते हो सपोज, तो ये हम चूहे चूहे वगैरह लेके आते हैं, पहले में बीमारी इंड्यूस की जाती है, ठीक है। तो आपने बीमारी इंड्यूस करनी है, अब जैसी बीमारी इंड्यूस होगी ये आपका प्राइमरी एंड पॉइंट है, ठीक है। या अगर आपने डायबिटीज की थेरापी आपने चेक करनी है, तो आपने जब थेरापी दी तो जैसे ही कोई ग्लूकोज लेवल में रिड्यूस आया, रिडक्शन आई, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया कि हाँ जी, ये हमारा प्राइमरी एंड पॉइंट है। इट इज द मेन आउटकम फॉर विच स्टडी इज डन, लाइक चेकिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। भाई इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर इंप्रूव हो गई तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो स्टडी ठीक है। अगर नहीं हुई तो स्टडी नहीं ठीक, आपका जो आपका मेडिसिनल पॉइंट है या जो भी आपने थेरापी बनाई है दैट इज नॉट इफेक्टिव, ठीक है। तो ये प्राइमरी एंड पॉइंट होता है। एक होता है एडिशनल एंड पॉइंट। प्राइमरी एंड पॉइंट के साथ साथ एडिशनल एंड पॉइंट भी हो सकते हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, क्लिनिकल एंड पॉइंट एंड सरोगेट एंड पॉइंट। क्लिनिकल एंड पॉइंट डायरेक्ट साइन एंड मार्कर ऑफ द इंटरवेंशन अप्लाइड। देखिए एक है इंसुलिन सेंसिटिविटी एक्चुअल में रिड्यूस हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। एक है कि उसके साइंस नजर आने शुरू हो गए, ठीक है। तो एक्चुअल एंड पॉइंट, प्राइमरी एंड पॉइंट क्या होगा, प्राइमरी का मतलब ये नहीं है कि उसने पहले आना है, ठीक है, ये यहाँ पे हरगिज मतलब नहीं है। प्राइमरी एंड पॉइंट का मतलब है जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि ये आना चाहिए। डायबिटीज की बता दे रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, कम हो जाए, ठीक है, एक्चुअल में कम हो जाए, मेंटेन लो लेवल पे मेंटेन हो जाए, तो इसका मतलब आपकी थेरेपी इफेक्टिव है। लेकिन एक्चुअल में मेंटेन होने से पहले पहले अगर दरमियान में आपको ये साइन एंड सिम्टम अदर देन साइन एंड सिम्टम नजर आने लग जाए, भी उसकी जो है वो पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया की कंडीशन मैनेज हो गई, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो और जो साइन एंड सिम्टम है उनमें कोई क्लियरेंस आ गई, ठीक है, कोई साइन ऐसे विजिबल होने शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, जिससे आपकी जो रिसर्च है उसका आपको अंदाजा होना शुरू हो जाए कि ओके इट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, वट एवर द डायरेक्शन इज। तो क्लिनिकल पॉइंट एंड पॉइंट वो होते हैं कोई भी साइन सिम्टम की अपेयरेंस हो जाना। एक्चुअल हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आए, लेकिन कुछ साइन सिम्टम ऐसे शो होने लग गए जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओके द रिसर्च इज गोइंग इन सम डायरेक्शन। दूसरे होते हैं सरोगेट एंड पॉइंट, measure of the effect that correlate with clinical endpoint like gastric acid inhibition for ulcer prevention। अच्छा, ये जो सरोगेट एंड पॉइंट, अब क्लिनिकल एंड पॉइंट तो है ना प्रॉपर किसी साइन एंड सिम्टम का अपीयर होना,
ठीक है, कि ग्लूकोज लेवल कम हुआ, आपकी जो वो अगर वो नंबरनेस होती है, ये जो न्यूरोपैथी होती है, उसमें इंप्रूवमेंट आई, तो दैट इज अ क्लिनिकल एंड पॉइंट। बट सम केस में सरोगेट एंड पॉइंट भी लिए जाते हैं। सरोगेट एंड पॉइंट बेसिकली उन इसी तरह के सम हाउ क्लिनिकल एंड पॉइंट की तरह के ही होते हैं, लेकिन ये वहां पे एप्लीकेबल होते हैं जहाँ पे क्लिनिकल एंड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो सकते। अब जिस तरह वो मिसाल दे रहा है कि अल्सर, अब अल्सर के अंदर जो है वो अल्सर की अगर आप कंडीशन, आप बीमारी डेवलप करवा रहे हो चूहों में या किसी भी चीज में, आप बीमारी अल्सर करवाना चाह रहे हो और फिर आप उसको स्टडी करोगे, तो अल्सर को डेवलप करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब उसकी उस तक पहुंचने से पहले पहले आप क्या कर दोगे, अब अल्सर का डेवलप होना क्या हो जाएगा, एक क्लिनिकल एंड पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन सरोगेट एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, वो इसमें एक बेनिफिट दे देगा कि जिस तरह उसने स्टमक के अंदर बता दिया कि इन गैस्ट्रिक इनहिबिशन, सॉरी, सम सरोगेट में ये लाइक बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ क्लिनिकल आउटकम, के अल्सर के केस में जो है वो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ठीक है, और उसके अलावा ओवरऑल एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है, इस तरह की जो कंडीशंस आ जाएंगी, तो वो आपको बताएंगे कि ओके द पर्सन इज और द स्टडी सब्जेक्ट इज गोइंग टूवर्ड्स अल्सर। अब इसमें एक्चुअल अल्सर वाज द क्लिनिकल एंड पॉइंट, और दरमियान में जो साइन एंड सिम्टम की अवेलेबल अपेयरेंस हो जाना, कि जो शो करें कि अल्सर हो सकता है, जो अल्सर से रिलेटेड रिलेटेड साइन एंड सिम्टम आ जाएं, जो मेन क्लिनिकल सिम्टम जो एंड पॉइंट है उससे रिलेटेड रिलेटेड कोई और एंड पॉइंट आ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे सरोगेट एंड पॉइंट्स। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? वी हैव लास्ट मिनट, उसके बाद फिर ये कवर करते हैं, कितनी, ये जल्दी कवर हो जाएगा हमारा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं मीटिंग को दोबारा से रीस्केड्यूल करूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हाँ है जी, बच्चों? अभी तक ठीक है। ओके नहीं ओके। भाई। ओके, मैं दोबारा से लिंक सेंड कर रहा हूँ, हम फिर इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।